नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक और नया टॉपिक, उसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में और लेंस के बारे में, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। लाइट रेज जब पास होती हैं लेंस के थ्रू या मिरर के थ्रू, तो किस तरीके से इमेज मिलती है हमें, ठीक है। उस बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आँखों के लेंस का भरपूर प्रयोग करके आज ये वीडियो देखना दोस्तों, ठीक है। ध्यान वीडियो पर, हाथ में कॉपी और पेन, जिससे जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगे आपको वो नोट कर लो। नोट करेंगे तभी तो आप उसको रिवाइज करेंगे। वीडियो तो हम दिन में बहुत सारी देखते हैं, लेकिन माइंड में रिटेन वही होती है वीडियो जिसको हमने लिख लिया और रिवीजन कर लिया, ठीक है। आप समझदार हैं, लेकिन मैं एक साइंटिफिक एक तथ्य है, एक फैक्ट है, वो आपको बताना चाहता हूँ। साइंटिफिक फैक्ट है ये, कि दोस्तों जो चीज़ हम सुनते या देखते हैं वो हमारे मेमोरी में 25% स्टोर हो पाती है। फिर उसके बाद जब हम उसको लिख देते हैं तो 25% और बढ़ जाता है। लिखने के बाद जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो 25% और पक्का हो गया हमारा। और जब हम उसको पढ़ाते हैं या फिर किसी को बताते हैं तो 100% हमारा वो टॉपिक क्लियर हो गया। तो वही मेरी मेरी आपसे प्रार्थना है कि अभी आप अगर इस वीडियो को केवल देख रहे हैं और देखने के बाद आपने नहीं लिखा, नहीं समझा, नहीं रिवीजन किया, तो केवल आप जो है अपनी पढ़ाई का, अपने टाइम का केवल 25% ही उपयोग कर रहे हैं, बाकी 75% उपयोग नहीं कर रहे। और ये भी 25% केवल आपके माइंड में 2 या 3 दिन तक के लिए ही रहेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया उसके बाद आप भूल जाएंगे। चलिए, ये तो बात थी दूसरी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। तो दोस्तों आज हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो पहला पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड, इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल सरफेस। फोर्थ, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बाय मिरर। देन रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज़ें हमें आज पढ़नी हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर बड़ा होने वाला है। तो पहला टॉपिक है हमारा रियल एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। दोस्तों, रियल इमेज वो इमेज होती है जब कोई भी दो रेज किससे आएंगी, किसी लाइट सोर्स से। कोई लाइट सोर्स से अगर दो रेज आ रही हैं और वो मिल गई एक पॉइंट पे आके, यहाँ पर कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये सरफेस कैन बी मिरर और लेंस, ठीक है। अगर वो किसी स्फेरिकल सरफेस से थ्रू पास हो रही है दो लाइट रेज, और पास होने के बाद वो किसी पॉइंट पर मिलती है, तो जिस पॉइंट पर मिलती है वहाँ पर बनती है रियल इमेज, वहाँ बनती है रियल इमेज। और अगर ऐसा है कि दो रेज आई हैं बट आफ्टर पासिंग थ्रू स्फेरिकल सरफेस वो रेज मीट नहीं करी, वो डाइवर्ट हो गई अपने पाथ से, मीट नहीं करी, ठीक है। बट जब उनको पीछे हमने कहीं बढ़ाया, वहाँ पे मतलब स्फेरिकल सरफेस के पीछे कहीं हमें ये आभास हो रहा है कि वो मीट कर रही होंगी, तो ऐसी इमेज कहलाएगी वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज कहलाएगी वर्चुअल इमेज। दोस्तों, आप शीशा देखते हो तो आपकी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं होती। बट जो हमारी आँख है, हमारी आँख के पीछे रेटिना है, रेटिना पर जो इमेज बनती है ना दोस्तों, दैट इमेज इज़ कॉल्ड रियल इमेज। वो इमेज रियल होती है। हम जो शीशा देखते हैं उसमें जो इमेज मिलती है दैट इज़ वर्चुअल इमेज। बट जो हमारी आँख के रेटिना पर जो इमेज बनती है दैट इमेज इज़ द रियल इमेज। आपको समझ में आया क्या डिफरेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज़ ये कोई सरफेस है, सरफेस पर एक ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन का सरफेस से 90 डिग्री का एंगल होगा। एक रे आई, ठीक है, उसने इसको हिट किया और जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस लौट गई। ये जो फिनोमेना मैंने आपको बताया,
इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे आई है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो रे निकली है बाहर उसको बोलेंगे, जो रिफ्लेक्शन के बाद गई है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये लाइन है, ये दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो दोस्तों डेफिनेशन क्या बनती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? व्हेन एनी रे, एनी लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस and after reflection it reflected back with the same angle by which it fall on the surface, then this phenomena is called reflection of light। हो सकता है मेरी अंग्रेजी थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन मेरी भावनाएं सही हैं। मेरी भावनाओं पे जाइएगा, ठीक है। इंग्लिश में तो आप बहुत होशियार हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे गिरेगी, सपोज ये एंगल थीटा थीटा है, उसी एंगल से ये वापस भी जानी चाहिए। अगर ऐसा है तभी कहेंगे, तभी कहा जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। बात समझ में आई? तो इसके लॉज भी हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज कुछ भी नहीं, जो हमने पढ़ा वही लॉज हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन चीज़। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं वो, लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने? दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? तो एंगल सेम है, मतलब जो साइन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, ये साइन कॉस टेन कॉस कॉट सेक, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब कभी मैथ्स का मैं सीरीज़ बनाऊंगा तो उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको समझाऊंगा। अभी बस आपको याद रखना है कि जैसे साइन आई इज इक्वल टू साइन आर होता है, यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दो लॉ हैं। बात समझ में आई आपको? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने बताया और उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट है टॉपिक इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल सरफेस। तो अभी तो पहले हमें जानना है कि देखिए ये स्फेरिकल सरफेस क्या भला है, उसके बाद हम जानेंगे उनमें टर्म्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो हमें आनी चाहिए। दोस्तों मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये ठीक है। दिस इज़ अ स्फेरिकल सर्फेस। ये सपोज मैंने एक पूरा सर्कल लिख दिया, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, गिलास का बना हुआ है, ठीक है ना। स्फेरिकल सरफेस का मतलब कि जो ऐसा सरफेस जो स्फीयर का पार्ट हो। ये एक स्फीयर है, उसका ये पूरा स्फीयर है। इसमें से सपोज मैंने यहाँ से ये काट दिया, ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। यहाँ से एक काट दिया मैंने, ये एक अलग स्फेरिकल सरफेस है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये दिस इज़ द स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो जान लेते हैं। मैंने एक लाइन खींच दी बीच में, ठीक है, एक सेंटर है इसका। बात समझ में आई आपको? दोस्तों ये जो लाइन मैंने खींची है, दिस लाइन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये सेंटर बनाया मैंने, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर से जो सरफेस की डिस्टेंस, जो रेडियस होगी इस सर्कल की, इस स्फेरिकल सरफेस स्फीयर की जो रेडियस होगी, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर की वैल्यू 2f के बराबर भी होती है, जहाँ पर f इज़ द फोकस। f इज़ द फोकस। फोकस क्या होता है? जब मोर देन टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। वो जो सिंगल पॉइंट है, रिफ्लेक्शन के बाद जब रेज जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, वो जो सिंगल पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उसको फोकस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि व्हाट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज़ आर इक्वल टू 2f, व्हाट इज़ एफ, ये मैंने बताया है आपको। एक चीज़ और, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो सरफेस है, सपोज मैंने ये सरफेस लिया, इसका जो सेंटर होगा दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, या पोल भी बोल देते हैं, पी।
पोल भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भाई कितने टाइप के सरफेस होते हैं। स्फेरिकल सरफेस दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं भाई, हमारे पास लेंस होता है और मिरर होता है। तो लेंस के भी दो टाइप, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। मिरर के भी दो टाइप, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई। स्फेरिकल सरफेस दो टाइप के, लेंस और मिरर। लेंस दो टाइप के, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। मिरर दो टाइप के, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रही है, ये चार्ट आप बना लेना। तो अगला क्या टॉपिक है हमारा, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बाय मिरर। भाई मैंने बताया दो टाइप के मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर से हम बताते हैं कि देखिए इमेज कैसे बनेगी। सपोज ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर की पहचान ये होती है भाई, जो सरफेस रिफ्लेक्शन वाला है ना वो अंदर गुफा में होगा। ये गुफा है ना, ये गुफा में होगा, रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, ठीक है ना। अगर रिफ्लेक्शन होता बाहर की सरफेस से तो बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्शन अगर अंदर की सरफेस से हो रहा है तो मतलब कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन अगर बाहर की सरफेस से होता तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर। चलो भाई, अब जैसे कि मैंने एक रे ली है, ठीक है। ये एक रे जा रही है, एक रे मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे पास होगी, तो जिस पॉइंट पर पास हो रही है दैट इज फोकस। मैंने बताया था आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस द रेज मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। जिस पॉइंट पर रेज मीट करती हैं उसको फोकस नाम दिया गया है। तो ये एफ है। यहाँ पर रेज आ रही है पैरेलल, मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है, बहुत ही दूर है, इसलिए रेज ये पैरेलल आ रही है। जब भी रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस। ये रूल है, ये रूल है कि अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस एंड एनी रे passing through focus after reflection it become parallel to principal axis। ये second rule है। any ray passing through focus after reflection becomes parallel to principal axis, ये भी एक रूल है। any ray passing through pole reflected back undeviated, ठीक है। अगर कोई भी रे है, अगर वो पोल से पास हो रही है तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से आगे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, डेविएशन नहीं होगा उसके एंगल में। देयर इज़ नो डेविएशन इन द एंगल इफ़ एनी रे इंसिडेंट ऑन अ पोल। बात समझ में आई। तो ये तीन नियम आपको याद रखने हैं। मैंने आपको तीन नियम बताए, ये पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम है कि जो है एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। दूसरा नियम है एनी रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड है एनी रे पासिंग थ्रू पोल गोज अनडेविएटेड, और वी कैन से दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आती है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है भाई? रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे सपोज ये एक सरफेस है, ये एक रेयर सरफेस है और ये एक डेंसर सरफेस है। रेयर का मतलब होता है कि जिसकी डेंसिटी कम हो, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल ये एयर है और ये वाटर है, ये एयर है और ये है वाटर। ये नॉर्मल हो गया। कोई रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, then it bend towards the normal, bend towards the normal, ठीक है, because of denser medium। this phenomena is called refraction, उसको बोलते हैं हम refraction। when any light ray incident on a surface then after refraction the light ray bend towards the normal, ठीक है। if light rays passing through rare to denser medium,
उल्टा भी है। अगर इफ़ अ लाइट रे पासिंग थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे नॉर्मल से अवे मूव करेगा। बात समझ में आई आपको दोनों की? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्या है इसका लॉ। अब जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े हमने, ये भी इसके भी मतलब कुछ नियम होते हैं, वो देख लेते हैं भाई। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane, and the ratio of sin I and sin R is equal to refractive index of the medium. Ratio of sin I and sin R is equal to refractive index of the medium. अब ये what is refractive index of the medium? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर मीडियम का अपना कांस्टेंट होता है, जो ये बताता है कि जो डिफ्रेंशिएट करता है मीडियम से मीडियम को। बात समझ में आ गई है? मीडियम से मीडियम को डिफ्रेंशिएट करता है ये अगर निकालना है हमें तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है, इट इज़ द मेथड टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टेड मीडियम। कुछ और बात समझते हैं भाई रिफ्रैक्शन के अंदर। ये इंटरफेस हो गया, ये आपका है रियल मीडियम, ये आपका है डेंसर मीडियम, ये लाइट रे है, ये रे आई और ये रिफ्लेक्ट होके अंदर चली गई। ठीक है, क्या क्या चीज़ों पे इफ़ेक्ट आएगा भाई? अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी पे फ़र्क आएगा, स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज डेंसर मीडियम में आ रही है, स्पीड कम होनी है। और किस पे पड़ा, और किस बात पे पड़ेगा फ़र्क? फ्रीक्वेंसी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, वेवलेंथ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा और वेवलेंथ पर भी पड़ेगा, स्पीड पे पड़ रहा है तो। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। अगर पहले बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट जैसे ही मीडियम में जाएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ भी चेंज होगा। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक जो हमारा सर्कल है, क्रेस्ट का जो सर्कल है, उसको कवर करने का जो लेंथ है, ये जो उसकी लेंथ होगी दैट इज़ वेवलेंथ। तो दोस्तों ये लेंथ डिफ़र करती है जब वो जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा वक्त। रेयर मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा होती है और डेंसर में वो कम हो जाती है, डेंसर में वो कम हो जाती है। तो फ्रिक्वेंसी पर इफेक्ट नहीं पड़ने का, वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे जा रही है तो वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये कुछ बातें थी, हमने जाना रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है भाई? हमने ये पढ़ा कि ये सरफेस है, लाइट ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। लाइट रे यहाँ से ट्रेवल करी और जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगी ये। ठीक है, अब उल्टा, ज़रा उल्टा देखते हैं इसका, उल्टा देखते हैं। अब जो है ये सपोज ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है, लाइट रे जा रही है, तो मैंने बताया था जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे द नॉर्मल मूव करेगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी अवे नॉर्मल से। एक ऐसा एंगल आएगा जब मैं ये एंगल बढ़ाऊंगा तो ये जो है डिफरेंस ये भी तो बढ़ेगा, तो एक ऐसा एंगल आ जाएगा, उस एंगल पर ये लाइट रे जो है ना, ये इस लाइन से होके जाएगी, ये जो इंटरफेस लाइन है इससे होके जाएगी। जो ये एंगल है जिस पे ये काम होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सी ए, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एन इंसिडेंट एंगल on which the refracted light ray passes through the interface, that angle is called critical angle। अगर मैं ये एंगल बढ़ा देता हूँ, क्रिटिकल एंगल से आगे बढ़ता हूँ, तो लाइट रे जो है जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डेंसर से आई तो डेंसर में ही वापस जाएगी।
और कोई भी पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं होगा, कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लाइट का हर एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो। इफ इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल देन नो पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड, ऑल द पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ऑल द पार्ट का मतलब इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा है कि सारी लाइट की जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट नहीं हुई हैं और सब रिफ्लेक्ट हो गई हैं बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल क्रिटिकल एंगल, दैट फिनोमेना दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और प्रैक्टिकल यूज़ में बहुत बार दिखती है। फॉर एग्जांपल मिरेज बनता है, हमें लगता है दूर से देखने में वहाँ पानी है, बट पानी नहीं होता, वहाँ पर खाली सड़क या खाली मैदान होता है। ये जो आभास हुआ ये बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स में हम इसका यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप में इसका हम यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी का। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। हमारे वेदर फिनोमेना के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इस पर बेस्ड हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, डिस्पर्जन क्या है और प्रिज्म क्या है? दोस्तों ये दिस इज प्रिज्म, एनी स्फेरिकल सरफेस बाउंडेड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, अगला मतलब ये भी कह सकते हो कि देखिए एन एरिया अ सरफेस बाउंडेड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड प्रिज्म। यहाँ पर थ्री सरफेस से बाउंड है तो उसको प्रिज्म बोलेंगे। ये सॉलिड सरफेस है जो आप देख रहे हो, इट इज़ अ कॉन्वेक्स पार्ट, ये इसका जो है आगे का हिस्सा है, बट ये जो है तीन सरफेस हैं ऐसे लगे लगे आजू बाजू, तो प्रिज्म बन गया। होता क्या है, सपोज कोई वाइट लाइट इसमें एंटर हुई, बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म, ये प्रिज्म इनको इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और ये आगे 7 रंग निकल जाते हैं जिसको हम रेनबो बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, वी नीचे और आर ऊपर, विबग्योर बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है प्रिज्म की, जिसने एक वाइट लाइट को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू अ प्रिज्म देन white light is divided into 7 constituent colors. This property is called dispersion of light. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टी प्रिज्म के अंदर ही होती है, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बात समझ में आई है? इस डिस्पर्जन के केस में जो लाइट रेज निकलती हैं वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ जाती हैं। जिसका वेवलेंथ कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम वो नीचे, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो ऊपर रह जाती है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो ऊपर, जिसका वेवलेंथ कम वो नीचे। वी का वेवलेंथ कम होता है और आर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, आर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तब तो जो है जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें हम लाल रंग यूज़ करते हैं स्टॉप के लिए, जिससे कि दूर से ही व्हीकल देख ले कि हाँ रेड लाइट हो गई है और हमें रुकना है। तो आर का वेवलेंथ ज़्यादा और वॉयलेट का वेवलेंथ कम। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लेंस। तो भाई मैंने बताया था आपको मिरर क्या होता है, अब लेंस की बात करते हैं। तो लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ये इनका स्ट्रक्चर है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस और दिस इज कॉनकेव लेंस। ठीक, ये चीज़ आपको मालूम चल गई, दो टाइप के लेंस होते हैं। आगे देखते हैं अब इसमें क्या टॉपिक है अगला। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। भाई कैसे इमेज फॉर्म होती है वो देख लेते हैं। तो ये सपोज हमारा कॉन्वेक्स लेंस है,
ये इसका बीच में क्या कहते हैं, एक्सिस मान लो आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। एक सपोज ये ऑब्जेक्ट है, दो रेस निकालेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने कहा था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, एक जा रही है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गो एंड अविएटेड, तो जहाँ मीट करी वहाँ पे उसकी इमेज बन गई।